Hello. Today we'll discuss about ADI model under principles of teaching. Uh, in today's class, the outline of this presentation will hold introduction to ADI model, history of ADI model, phases of ADI model, block diagram of ADI model, and live demonstration of creating a course using ADI model. You can say creating a course, or you can say creating some study materials or learning content using ADI model. सो जो आरडी मॉडल यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ये जो मॉडल है ये जैसे कि कोई कुछ फेजेस है, उस फेजेस को लेकर उसका नामकरण किया गया है, लाइक एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। ये सारे जो फेजेस है, उन सारे फेजेस को लेकर एक कंपोजिट नेम बनाया गया है जिसको कि आरडी मॉडल बोला जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, analysis, the first character of analysis is A, the first character of second phase, that is design, that is D, the third phase is development, hence we are taking D from that particular word, and implementation, the first character is I, and evaluation, the first character is E. So by combining all these characters, this name the naming has been done, that is ADI model. Now basically what is a ADI model? ADI is a instructional design model. It is the standard process of traditionally used by the instructional designer to create learning content. Basically the concept is uh, like कोई भी कोर्स और कोई भी मतलब कोई भी क्लास और कोई भी कोर्स में जो पढ़ाया जाता है, वो जो या फिर कोई भी बुक हो जाए, उस बुक के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है, या फिर कोई स्टडी मटेरियल हो गया उसके अंदर जो लिखा जाता है, वो डिजिटल स्टडी मटेरियल हो सकता है, या फिर आपका जो नॉर्मल आप बुक जो पेपर कंटेंट में आप पढ़ते हो वो स्टडी मटेरियल भी हो सकता है। उसके अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, और लर्निंग कंटेंट कैसे आता है ना। आरडी मॉडल का जो बेस है, आरडी मॉडल का जो कंसेप्ट है, वो ये बताता है कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स जो है या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो डिजाइन करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो लर्निंग कंटेंट कैसे आता है जो हम पढ़ते हैं। आज के टाइम में जो हम पढ़ते हैं, हम डिजिटल रिसोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, एंड हम नॉर्मल बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी जो चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो कंटेंट कैसे बनाया जाता है ना। आरडी मॉडल इज द बेस ऑफ दैट। नाउ इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मॉडल, ये सबसे पुराना मॉडल है। ओके, आज के टाइम में जो जो मॉडल यूज हो रहा है, ये इसका जो मेन बेस है वो आरडी मॉडल है, ये बताया जा रहा है। The RD model is at the very core instructional design and is the basis of instructional system design, that is ISD. The RD model is also known as the instructional system design model. Most of the current instructional design model are spin-off और variations of RD instructional design model. Now यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये एक बेस मॉडल है। कोई भी लर्निंग कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, कोई भी लर्निंग कंटेंट को डेवलप करने के लिए, चाहे वो डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू हो, चाहे वो नॉर्मल हमारा जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है उसके थ्रू हो, उसको बनाने के लिए क्या क्या तरीका बताया गया है, कैसे वो बनाया जाता है, उसको लेकर जो चीज बना है वो है आरडी मॉडल। उसके लिए जो मॉडल फॉलो किया जाता है उसको हम आरडी मॉडल बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये आरडी मॉडल वैसे आया कहाँ से है। द आरडी मॉडल वाज फर्स्ट क्रिएटेड फॉर द यूएस मिलिट्री ड्यूरिंग 1970s by Florida State University. RD is the acronym of 5 phase of course development process. कोई भी कोर्स को डेवलप करने के लिए जो हम 5 फेजेस लिए, जैसे कि मैं पिछले वाला स्लाइड में भी बताया, जो नाम इसका आया है वो 5 फेज से ही इसको मतलब लिया गया है, वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड ये यूएस मिलिट्री जो है, उन्हीं के थ्रू ये डेवलप किया गया था। ये जो नेमिंग भी आया था, ये जो फेजेस सारे चीज उनके थ्रू डेवलप किया गया है इन 1970s। The RD model more generally consists of 5 interrelated phases. सारे फेज के अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप्स है। They are interrelated with each other. Analysis, design, development, implementation, evaluation,
ऑल आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। ये सारे अपने आप कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इनके अंदर रहता है। मतलब कोई मॉडल से आप ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर वाला मॉडल को भी एक्सेस कर सकते हो, और ऊपर वाला मॉडल मतलब ऊपर वाला फेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर नीचे वाला फेज को भी आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब इंटर रिलेटेड है ये दो, जो जितने पांच जो फेज जो है उसके अंदर अगर आपस में उनका इंटर रिलेशंस है और रिलेशंस है। ओके, तो फर्स्ट फेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन द एनालिसिस फेज, दैट इज एनालिसिस, फर्स्ट इज एनालिसिस, एडी, ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। In the analysis phase of the ADDIE model, the instructional problem is identified. Look, this particular analysis phase is the beginning of any course construction, beginning of any learning content construction, because हम जब भी कोई लर्निंग कंटेंट बना रहे हैं, बनाते हैं, हमको ये सोचना चाहिए हम किसके लिए बना रहे हैं, एंड कौन है हमारा टारगेट ग्रुप, हम कौन, हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर दिस लर्निंग कंटेंट। ये लर्निंग कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं, ये लर्निंग कंटेंट कौन पढ़ेगा, लर्निंग कंटेंट से किसको बेनिफिट होगा, कौन इसको यूज करेगा, ये सारे चीज जो होता है ये एनालिसिस फेज के अंतर्गत होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया है आरडी मॉडल, जो एनालिसिस फेज के अंदर आरडी मॉडल, द इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, दिस इज अ प्रॉब्लम, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, कहाँ पे यूज होगा, कौन है उसका टारगेट ग्रुप, तो ये सारे जो कौन है उसका स्टेक होल्डर, सो ये सारे चीज आइडेंटिफाई किया जाता है इन द एनालिसिस फेज। द इंस्ट्रक्शनल गोल और सक्सेस मेट्रिक्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश। कौन क्या है ऑब्जेक्टिव, ये कोर्स क्यों बनाया जा रहा है, कौन से जॉब रोल को हम टारगेट कर रहे हैं, ये पढ़ने के बाद मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स या ट्रेनीज को बेनिफिट होगा एंड वो कौन से जॉब में जा सकते हैं, एंड मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, इस कोर्स कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, ये सारे चीज हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लर्नर सच एज लर्निंग एनवायरनमेंट, कौन से एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, पूरा डिजिटल होगा या मतलब ब्लेंडेड मोड में पढ़ाया जाएगा, या फिर आपका क्लासरूम टीचिंग जो क्लासिकल टीचिंग मेथड्स होता है उसके थ्रू पढ़ाया जाएगा, ये सारे चीज के ऊपर एनालिसिस होता है। किस किस चीज को हम प्रेफरेंसेस देंगे, क्या रहेगा डेमोग्राफी, एंड जो लोग पढ़ेंगे इसको, जो लर्निंग कंटेंट पढ़ेंगे, क्या उनके पास उसके बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा या नहीं होगा, क्या जो लोग हम एडवांस लेवल का कोर्स बना रहे हैं या बेसिक लेवल का कोर्स बना रहे हैं, ये सारे जो एनालिसिस होता है ये सारे चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है आपका एनालिसिस फेज में। नेक्स्ट आता है आपका डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज में क्या होता है, ये सारे चीज जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम डिजाइन फेज में चलते हैं। डिजाइन फेज में क्या होता है ना, हम एक स्टोरी बोर्ड डिजाइन करते हैं। हम जैसे कि आप मानिए, हाँ ठीक है, हमारा इन लोगों के लिए हम कोर्स बना रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर लिए क्या क्या हमारा लाइक ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, क्या क्या हमारा कोर्स के बारे में, मतलब किन किन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं ये भी ले लिए, क्या क्या प्रेफरेंसेस रहेगा ये भी ले लिए प्रीवियस फेज में, एंड एडवांस लेवल का कोर्स बना रहे या नॉर्मल बेसिक लेवल का, ये सब ले लिए। पर हम कोर्स के अंदर क्या क्या रखेंगे, ये सारे चीज डिसाइड होता है डिजाइन फेज में। जैसे लर्निंग आउटकम्स क्या रहना चाहिए, असेसमेंट क्राइटेरिया हम इसका क्या रख सकते हैं, किस टाइप का लेसन प्लान हम यूज कर सकते हैं, लेसन प्लान के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, जो हमारा बुक रहेगा या फिर जो लर्निंग कंटेंट रहेगा उसका हेडिंग्स क्या रहेगा, उसका सब हेडिंग्स क्या रहेगा, कितने पिक्चर्स और कितने ज्यादा पिक्टोरियल रहेगा या ज्यादा कंटेंट बेस्ड रहेगा, एंड पिक्टोरियल रहेगा तो फिगर का क्या नाम रहेगा, ये सारे जो चीज हम डिसाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं एक स्टोरी बोर्ड डिजाइनिंग, एक हम ब्लू प्रिंट डिजाइन करते हैं, दैट वी डू इन द डिजाइन फेज, हम इसको डिजाइन फेज में करते हैं। सो अभी दो फेज हमको मिल गया, एक एनालिसिस फेज में तो हमको प्रॉब्लम डोमेन जो था हमारा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, किन लोगों को हम टारगेट ग्रुप के हिसाब से ले रहे हैं उसको आइडेंटिफाई, कौन से जॉब रोल के लिए बना रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई किए। डिजाइन फेज में अब एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत किए, उसके अंदर हमको सब हेडिंग्स, असेसमेंट क्राइटेरिया, देन कैसे रहेगा फीडबैक सिस्टम, ये डिजिटल रहेगा या एनालॉग, सॉरी एनालॉग नहीं, आपका जो बुक कंटेंट बेस्ड पेपर में रहेगा या किस टाइप का रहेगा, एक टोटल एक ब्लूप्रिंट हमको डिजाइन का, एक फ्रेमवर्क हमको डिजाइन करना पड़ता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन फेज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द थर्ड फेज, दैट इज कॉल्ड योर डेवलपमेंट फेज। नाउ डेवलपमेंट फेज में क्या होता है,
ना कंटेंट जो हम तो ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लिया, हम तो हेडिंग सबहेडिंग डिसाइड कर लिया, हम लर्निंग आउटकम्स डिसाइड डिसाइड कर लिए, हम ये सारे चीज डिसाइड किए थे प्रीवियस फेज में, जो डिजाइन फेज में। पर डेवलपमेंट फेज में हम कंटेंट डेवलप करेंगे। सो पर्टिकुलर वो जो जो भी कोई हेडिंग रह गया उसके अंदर हम क्या कंटेंट डालेंगे, तो उसके लिए हमको प्रीवियस जो फेजेस है उसको थोड़ा एनालिसिस करके यहाँ पे हमको कंटेंट को डालना है। यहाँ पे कंटेंट रहता है, जैसे कि मानिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख लीजिए, हमारे पास दो हेडिंग्स है, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। नाउ ये वाला स्लाइड में मुझे डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन को पुट करना था, ये मैं डिजाइन फेज में कर लिया। बाकी डेवलपमेंट के अंदर जो कंटेंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो कंटेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा डेवलपमेंट फेज के अंदर हुआ है। दैट मीन्स क्या कंटेंट रहेगा इसमें, पिक्टोरियल में कितना पिक्चर रखूंगा, क्या पिक्चर रखूंगा, लेसन प्लान किस तरीके से मैं लिखूंगा, जो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकल चीज होता है, लिखने वाला चीज जो होता है, कंटेंट डालने वाला जो चीज होता है, ये आपका डेवलपमेंट फेज में रहता है। The development phase of the ID model is where the instructional designers जो डिजाइन किए थे डेवलप द कंटेंट, वो डेवलप करते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट। डिजाइन इज द आउटलाइन डिजाइनिंग, जैसे कि मैं पीपीटी से पहले मैं बताया मेरे आउटलाइन में, आज हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द प्लानिंग फेज, दिस इज मैं प्लान किया कि कौन कौन सा चीज मैं आउटलाइन में डालूंगा, बहुत सारा चीज इसमें है पर मैं सारे चीज आउटलाइन में नहीं लिखा। नाउ मैं 5 पॉइंट मुझे लेना था, मैं 5 पॉइंट उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन स्लाइड में दिया। नाउ दिस इज डिजाइनिंग। नाउ जो टोटल कंटेंट में, टोटल स्लाइड के अंदर जो कंटेंट में डाला हूं, वो दैट इज कॉल्ड योर डेवलपमेंट फेज। ना डेवलपमेंट फेज के अंदर मैं टोटल कंटेंट को डिसाइड करता हूँ एंड उसको मैं डालता हूँ, जितना सबहेडिंग हेडिंग्स, जैसे लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किया डिटेल में उसको, हर लर्निंग आउटकम्स के लिए मुझे क्या असेसमेंट क्राइटेरिया चाहिए एंड उस असेसमेंट क्राइटेरिया का जजमेंट मुझे कैसे करना है, ये सारे चीज जो डिटेल होता है वो हम डेवलपमेंट फेज के अंदर डालते हैं। ओके कहीं पे वीडियो का जरूरत है, कहीं पे ऑडियो का जरूरत है, कहीं पे पिक्चर्स फोटोग्राफ्स का जरूरत है, एंड कहीं पे दोनों कंटेंट का जरूरत, ऑडियो विजुअल कंटेंट का भी जरूरत है, ये सारे एंड पिक्चर्स का भी जरूरत है। कंटेंट के साथ पिक्चर कैसे रहेगा, ओके कंटेंट कंटेंट के साइड में पिक्चर्स रहेगा या कंटेंट अलग रहेगा, पिक्चर्स अलग रहेगा, ये सारे चीज जो डेवलप किया जाता है, एक कंटेंट एक हम बोल सकते हैं एक प्रोटोटाइप, कोई रियल रियल चीज का कंप्लीट प्रोटोटाइप जब डेवलप करते हैं, दैट इज कमिंग अंडर योर डेवलपमेंट फेज। ना उसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। ना इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है ना, जिस चीज के लिए हम बनाए थे, ना इम्प्लीमेंटेशन से फेज इज द आउटपुट, वेयर योर एनालिसिस फेज इज द इनपुट। ना एनालिसिस फेज हमारा फर्स्ट फेज था, उसमें जो जो इनपुट हम लिए थे उसको हम कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट विल बी अंडरस्टूड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज हम क्या करते हैं, the instructional designer delivers the content and materials to the learning management system। हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक मतलब जो सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपका कंटेंट भी आप पढ़ सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी उसमें डाल सकते हैं, एंड आप उसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर सकते हो, अगर ईएलएमएस है तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। जो टोटल हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अगर हम क्लासरूम में आके पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ फिजिकल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। सो उसके अंतर्गत जो मटेरियल्स हम डेवलप किए हैं उसको हम एलएमएस के अंदर डालेंगे। एलएमएस के अंदर डालेंगे मीन्स मे भी हो सकता है कोई स्कूल हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, जहां पे ये पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे हम मटेरियल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। कभी कभी सुने होंगे आप, कुछ चीज को हम पायलट बेसिस पे करते हैं, मतलब कुछ छोटे एरिया के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके अगर सक्सेस होता है तो उसको हम लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम वही करते हैं, जो जो हम डेवलप किए, डिजाइन किए, एनालिसिस किए, उसको डायरेक्टली हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, एक रियल क्लासरूम के अंदर, एक रियल मतलब कोई स्टूडेंट्स उसको पढ़ने लगेंगे। ओके तो वो वाला चीज हम करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर में भी एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। और ट्रेनर को हम दे सकते हैं, मतलब ट्रेनर्स को बुक्स या फिर कंटेंट जो भी हम डेवलप हुआ है प्रीवियस फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज में, हम उनको डिलीवरी कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, उसको यूज करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग नीडेड टू द ट्रेनर। यहाँ पे आता है आपका
ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, कोई नया कोर्स आता है, पता नहीं चलता है ट्रेनर्स को या फिर जो ट्रेनीज होते हैं, तो हम उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए ये इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर, फैसिलिटेट करना चाहिए, और इंस्ट्रक्टर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए या टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, सो दैट वो उस पर्टिकुलर कोर्स के प्रति फैमिलियर हो पाए. सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन फेज. Now, this is one of the very important phase that is called evaluation. During the evaluation phase of the AD model, the instructional designer determines what success will look like and how it will be measured. अब देखो, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका सक्सेस हमको चाहिए, ठीक है, पर हमेशा सक्सेस मिलेगा वैसा कोई हम ये भी बोल नहीं सकते, पर नहीं मिलेगा हम कैसे बोलेंगे जब तक हम इवेलुएट नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज को जज नहीं करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है. सो देयर कम्स द इवैल्यूएशन फेज. जो हम इतने सारे चीज किए, एनालिसिस किए, डिजाइन किए, उसके बाद हम डेवलप भी किए, इम्प्लीमेंट भी कर दिए, अब इवैल्यूएट करना है कितना हम सही थे. सो दो तरह का इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, वो एक होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड दूसरा होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन. नाउ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज वेरी सिंपल दैट इट इज ए इटरेटिव प्रोसेस. इटरेटिव प्रोसेस मींस आप समझ सकते हो कि हर फेज के दौरान अगर कोई भी गलतियां रहता है तो हम उसको क्या करते हैं ना, उसी टाइम हम इवेलुएट करके उसको ठीक करने के लिए ट्राई करते हैं. जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो तब तक हम उसको ठीक कर देते हैं. अगर मानो कि मेरे को डिजाइन फेज में कोई गलती हो गया है, तो पता चला, तो डिजाइन फेज में पता चला कि नहीं नहीं, हम डिजाइन फेज में ये गलती नहीं हुआ था, तो एनालिसिस फेज में हुआ था, तो हम तुरंत उसको एनालिसिस टीम के पास भेज के उसको सही करके फिर हम इसको रीडिजाइन करके फिर हम नीचे वाला जो फेजेस होता है उसमें हम उसको भेज देते हैं. ये जो होता है जो इटरेटिव, इसलिए बोला जाता है कि बार बार हम मतलब उस चीज को कर सकते हैं. जब डेवलपमेंट हो रहा है, जब डिजाइन हो रहा है, जब एनालिसिस हो रहा है, उस टाइम कुछ गलती निकलता है तो उसको हम इवेलुएट करके वहीं पे ठीक कर सकते हैं. पर समेटिव इवैल्यूएशन अलग होता है. समेटिव इवैल्यूएशन ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट दैट आर डन आफ्टर द ट्रेनिंग मटेरियल्स आर डिलीवर. एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, एक बार हम ट्रेनर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हम दे दिए, एंड उसको हम मतलब वो पायलट बेसिस में हो या कंप्लीट बेसिस में हो, कहीं पे यूज होने लगा, उसके बाद जो हम इवेलुएट करते हैं, जैसे कि एक लर्निंग कंटेंट आप डेवलप कर दिए, हो सकता है वो कोई वेबसाइट फॉर्म में हो या फिर आपका बुक फॉर्म में हो, वो चला गया मार्केट में, उसके बाद बहुत सारा फीडबैक्स वगैरह आता है, एक साल तक लोग फीडबैक देने लगे, नहीं इसमें ये जरूरत था, इसमें ये जरूरत था, ये नहीं है, इसको ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है. नाउ दैट इज कॉल्ड योर समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन एक साल क्या 2 साल कभी भी चल सकता है, उसका ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं होता है. अगर चाहे तो जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट बना रहा है वो फिक्स कर सकता है, जैसे कि 1 साल 2 साल उसके अंदर हमको फीडबैक चाहिए स्टेक होल्डर से. कोई स्टेक होल्डर्स कौन है? जिनको हम टारगेट करके हम बनाए थे, एनालिसिस फेज में हम टारगेट किए थे एंड उन्हीं के लिए हम कोर्स बना रहे थे. सो उनसे हम फीडबैक लेंगे. वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. कुछ चीज को सक्सेसफुल बनाना ऐसा नहीं कि हम एक दिन में उसको सक्सेसफुल बना देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता. तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम ड्यूरेशन देंगे, उसके अंदर हमको बहुत सारा फीडबैक आएगा एंड उसके बाद हम उस फीडबैक के ऊपर काम करेंगे. अगर लगेगा कि डिजाइन फेज में फ्लॉ है, अगर लगेगा कि डेवलपमेंट फेज में फ्लॉ है, देन वी विल again work on this and again we will come up with the next version of or next edition of the material. So यही होता है जनरली. So this is coming under your evaluation phase. Now हम अभी आरडी मॉडल का ब्लॉक डायग्राम भी देख सकते हैं. देखिए, जैसे कि मैं बताया, एनालिसिस फेज हो गया, उसके बाद हमारा डिजाइनिंग फेज हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट फेज है, देखिए उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज है. एंड देखिए, हर फेज इंटर रिलेटेड है. मैं जैसे कि पहले बताया था, हर फेज इंटर रिलेटेड है. हम एनालिसिस फेज से डिजाइन फेज में आ रहे हैं, एंड जरूरत पड़ने पर हम डिजाइन फेज से एनालिसिस फेज में भी जा सकते हैं. वैसे ही हर फेज के लिए वो प्रोसेस है. बैक ट्रैकिंग प्रोसेस इज अवेलेबल, बैक ट्रैकिंग पाथ इज अवेलेबल फ्रॉम ईच एंड एवरी फेज टू इट्स लाइक द प्रीवियस फेज एंड द नेक्स्ट फेज. ये सारे कम्युनिकेशंस अवेलेबल रहता है. एंड आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. ये दोनों समेटिव इवैल्यूएशंस नहीं है. द फर्स्ट वन इज द दैट इज हर फेज से जो रिलेटेड है. यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पॉइंटर को. दिस इज कॉल्ड योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एंड लास्ट में जो है इवैल्यूएशन दैट इज कॉल्ड योर समेटिव इवैल्यूएशन.
Now, this is your summative evaluation, and above one is the formative evaluation. Now, formative evaluation हर phase से जुड़ा होता है, but summative evaluation after implementation summative evaluation होता है, जो कि 1 साल 2 साल कुछ भी बड़ा एक ड्यूरेशन लगता है उसको समेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये बनने के दौरान आप जैसे कि एनालिसिस फेज में कुछ गलतियां आ गया, आप तुरंत उसको इवैल्यूएट यहाँ पे कर सकते हो। डिजाइन फेज में आता है तो डिजाइन फेज में भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप कर सकते हो, डेवलपमेंट फेज में भी फॉर्मेटिव। इसको हम यूनिट टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, हर यूनिट और हर फेज वाइज टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ओके, बट लास्ट में जो इवैल्यूएशन होता है दैट इज कॉल्ड योर समेटिव इवैल्यूएशन। वो एक बड़ा प्रोसेस होता है, जरूरत पड़ने पर उसको हमको कंटेंट को विड्रॉ भी करना पड़ता है, एंड उसके बाद फिर से हमको री एनालिसिस, रीडिजाइनिंग, रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर फ्रेश एनालिसिस भी कर सकते हैं, फ्रेश डिजाइन कर सकते हैं, एंड अगेन वी कैन डेवलप ए न्यू कंटेंट, एंड न्यू तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं बताया था मेरे क्लास आउटलाइन में कि हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इसका कि हम कंटेंट कैसे बनाना चाहिए। देखिए, मैं जैसे कि बताया था, एनालिसिस फेज में हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन से टाइप का जॉब रोल के लिए हम बना रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस फेज में हम इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स का क्या रहने वाला है, कौन कौन ऑडियंस रहने वाले हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे, उनके बारे में हमको डाटा कलेक्ट करके रखना चाहिए। मतलब सेकेंडरी ऑडियंस कौन रहेगा, प्राइमरी ऑडियंस, जैसे कि कभी कभी लर्निंग कंटेंट हम कंप्लीटली स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, वहां पे सेकेंडरी ऑडियंस टीचर्स हो सकते हैं। कभी कभी हम रेफरेंस बुक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें टीचर हो जाते हैं प्राइमरी ऑडियंस और प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, एंड स्टूडेंट्स बन जाते हैं सेकेंडरी, बिकॉज स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक को या हैंड बुक को डायरेक्टली फॉलो नहीं करते, वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। ओके, वहां पे प्राइमरी बन जाते हैं टेक्स्ट बुक के लिए, और टेक्स्ट कंटेंट के लिए प्राइमरी बन जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड रेफरेंस बुक, हैंड बुक हो गया, हैंड बुक मटेरियल हो गया, रेफरेंस बुक मटेरियल हो गया, उनके लिए टीचर, मतलब टीचर उसको फॉलो करते हैं, तो वो उसमें प्राइमरी स्टेक होल्डर बन जाते हैं। वो सारे चीज को हमको डॉक्यूमेंट करना है इन द एनालिसिस फेज, कोई भी अगर हम कोर्स बना रहे हैं तो। सिमिलरली जब डिजाइन फेज में हम जाते हैं, जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है, एंड लेसन प्लान का क्या क्या टाइटल्स रहेगा, कौन कौन क्या मोटिवेशंस रहेगा लेसन प्लान बनाते हुए हमारे डॉक्यूमेंट में, ये सारे चीज जो है हम उसका जो आउटलाइन है, जो स्टोरी बोर्ड डिजाइनिंग था, जो एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, ये सारे चीज हम डिजाइन फेज में करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, एंड कोर्स आउटलाइन क्या रहेगा, सब हेडिंग्स हेडिंग्स क्या रहेगा। स्टोरी बोर्ड डिजाइनिंग में हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल्स, लॉन्ग टाइटल्स क्या रहेगा, सब आपका किस तरीके का चीज रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कैसे डबल कलम में आपका प्रेजेंटेशन रहेगा या सिंगल कलम में आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, जो कंटेंट रहेगा। तो ये जो सारे चीज होता है, ये हम इस पर्टिकुलर फेज में डिसाइड करते हैं, एंड इसका जो फ्रेम होता है वो ऐसे बनाया जाता है, जो एडी मॉडल का डिजाइन फेज होता है उसको इस तरीके का आपको बनाना पड़ता है। ओके, बहुत सारे डिटेल्स आप रख सकते हैं, ये जस्ट एक मैं छोटा सा स्नैपशॉट यहाँ पे बता रहा हूँ, सो दैट आप उसको फॉलो और रेफर करके आप अपना खुद का डिजाइन फेज भी तैयार कर सकते हैं। डेवलपमेंट फेज अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप चेकलिस्ट की तरह इसको देख सकते हैं, या फिर आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक बना रहे हैं तो कंटेंट बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप लर्निंग कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें एग्जिस्टिंग क्या क्या चीज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बुक अगर उसका नया एडिशन निकलने वाला है, तो उसमें एग्जिस्टिंग कंटेंट क्या था, अभी सिलेबस रिवाइज्ड हो गया, तो उसमें एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ और नया कंटेंट हम क्या डाल सकते हैं, एंड कौन कौन सा पिक्चर्स हम डाल सकते हैं, कौन कौन सा ग्राफिक्स हम डाल सकते हैं, एंड उसको डिजिटली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कंटेंट कैसा रहना चाहिए, हम किस तरीके का कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, एंड कंटेंट कैसा होना चाहिए। अगर मानिए कि कोई चीज हम डिजिटली बच्चों को शेयर करना चाहते हैं,
मतलब कोई कोर्स पूरा डिजिटली, आजकल पूरा सारे चीज डिजिटली अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हम ज्यादा वीडियो ऑडियो हम यूज कर सकते हैं। तो पर हम जो अगर बुक के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो हम उस पर वीडियो तो नहीं डाल सकते। सो ये सारे चीज, किस टाइप का कंटेंट आप डाल रहे हो, कितने डाल चुके हो, क्या एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, ये सारे जो काम होते हैं, आप उसको डेवलपमेंट फेज में करते हो। देन उसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज। जैसे कि मैं बताया, इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आपको पूरा चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आप जिस जगह पे जिस लोगों के लिए आप बना रहे थे उनको आपको डिलीवरी देना पड़ता है। अगर उनको पता नहीं है चीज के बारे में तो आप उनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए। को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो, क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग भी दे सकते हो, वेबिनार बेस्ड, ये सारे चेकलिस्ट भी आपको डालना है इम्प्लीमेंटेशन फेज में। कम्युनिकेशन प्लान आपका कैसे रहने वाला है, एंड मतलब ये अगर कोर्स पढ़ाते हुए बच्चों से वो कैसे कम्युनिकेट, एक टीचर किस किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ब्लेंडेड मोड में कम्युनिकेट करेंगे, मतलब मिक्स्ड ऑफ ट्रेडिशनल मोड एंड द डिजिटल मोड, और प्योरली डिजिटल मोड में ये कंटेंट पढ़ाया जाएगा। ये कम्युनिकेशन प्लान को भी आपको देना पड़ेगा। जो ऑडियंस को आप आइडेंटिफाई किए थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपका एनालिसिस पेज में, उन वो किस तरीके से इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ जुड़े होंगे जब ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो कम्युनिकेशन प्लान उसको बोलते हैं। मैनेजमेंट प्लान कैसा रहेगा, ट्रेनिंग कैलेंडर इसको पढ़ाने के लिए किस तरीके का रहेगा। देन डिलीवरी डेट, अब कौन सी तारीख में ये पर्टिकुलर चीज डिलीवरी होगा। ये जो पर्टिकुलर कोर्स आप जो कंटेंट बना रहे हो वो कौन सी तारीख से शुरू हो जाएगा, कितने दिन का ये ड्यूरेशन रहेगा, उसका ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग कैलेंडर उस और टीचिंग कैलेंडर उसका कैसे रहने वाला है, उसका शेड्यूल कैसे बनाया जाएगा। ये सारे चीज जो आपका होता है एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में बनाया जाता है। देन कम्स द इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएशन फेज सक्सेस मेजर करने के लिए होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। देन इवैल्यूएशन दो तरीके का है, आपको पता है, एक तो समेटिव इवैल्यूएशन, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए आप क्या प्लानिंग है आपका ये कंटेंट के लिए, आप उसको मेंशन करना है इवैल्यूएशन में। जैसे डिजाइन फेज में कुछ फ्लॉ है तो आप रीडिजाइन करोगे, या आप पिछले वाले फेज में, एनालिसिस फेज में फिर से भेजोगे। ये सारे चीज जो होता है आपको डिस्क्राइब करना होता है, ये पर्टिकुलर जो इवैल्यूएशन प्लान होता है आपका। उसके बाद आता है फॉर्म समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन से, इवैल्यूएशन में आपको देना है एक साल का प्लान, एक साल का क्या क्या प्लानिंग है, आप किन किन लोगों से किस तरीके से आप फीडबैक कलेक्ट करोगे, ठीक है। एंड इस फीडबैक के साथ आप क्या क्या चीज करने वाले हो, क्या क्या आपका फ्यूचर प्लान है इस लर्निंग कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए। तो ये सारे चीज जो होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में होता है। अगर समेटिव इवैल्यूएशन में बहुत बहुत गंदा गंदा फीडबैक आया लोगों से कि नहीं अच्छा कंटेंट नहीं है, देन आपको फिर से सोचना पड़ेगा क्या मुझे फिर से एनालिसिस करके नया तरीके से कोर्स को बनाना है, या मैं उसको मॉडिफाई लिटिल बिट करके फिर से मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो ये सारे जो प्रोसेस होता है ये पर्टिकुलरली आईडी मॉडल के अंतर्गत होता है। उसलिए आईडी मॉडल एक बेस मॉडल है। कोई भी कंटेंट आज ऐसा नहीं बन जाता है, उस कंटेंट को जितना भी हम कंटेंट कोई वेबसाइट में पढ़ते हैं, कोई बुक में पढ़ते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, ये इतना इजी चीज नहीं होता है। इसके लिए इसके जो जो बैक में हम पीछे ये सारे चीज होता है, उसके बाद जाके हमको एक पैराग्राफ भी हो अच्छा इसलिए लगता है क्यों उसके उसके पीछे बहुत सारे टीम का मेहनत होता है। एंड एज ए टीचर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो टीम में बता रहा हूँ ना, उस टीम होता है आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रहते हैं, देन बहुत सारे लोग रहते हैं। सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमेशा एक टीचर ही होता है, क्योंकि टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, इसलिए एंड अपना जो फील्ड है उसके ऊपर एक्सपर्टाइज अपना होल्ड करना चाहिए, तभी जाकर वो जो उनका स्टूडेंट्स रहेंगे, जो लोग कोई कंटेंट को पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। सो ये था एक प्रेजेंटेशन ऑन योर आईडी मॉडल अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू।